चलो, तो हम लोग अभी देख रहे थे ज्योमेट्री में गुड आफ्टरनून सभी को। अभी हम लोग सर्कल के बारे में देखते हैं। बेसिक जो है सर्कल का आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहां पे एक बार लिखा देता हूं। ये रहा सर्कल, एंड इस सर्कल का जो रेडियस है आपको, रेडियस आपका आर है, तो आपको पता है कि इसका एरिया जो आपका हो जाएगा वो π/4 डी स्क्वायर बोल दो या πr² बोल दो। एंड दूसरा जो है इसका, यदि हम लोग पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें तो वो कितना होता है, 2πr की इक्वल होता है। वैसे सेगमेंट यदि हम लोग ले ले यहां से, जैसे मान लो एक सेगमेंट मैंने ले लिया है यहां पे, और ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। ओ, इसको मैं बोल रहा हूं, ये आपका P बोल दो, इसको आप Q बोल दो। तो पहला जो है, ये जो सेगमेंटेड एरिया की यदि बात करें, ये एरिया काइट वाला लिखा दिया था ना, अरे डायरेक्ट उससे फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएगा। कितना भी क्वेश्चन करवा दो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नया ही आएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। अभी चीजें में अभी आपको जो है बचपन से आपने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपको ये भी पता होगा एरिया क्या होता है, सेगमेंटेड एरिया क्या होता है, ये आपके पास सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एवरीथिंग यू नो। बट जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको लगेगा नया है, सब कुछ पता होने के बावजूद भी आपको लगेगा क्वेश्चन कैसा है, नया है। जैसे फिर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको लगेगा ये तो मेरे को आता है, तो ये दिक्कत होता है। तो आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए कि आपको जो पता है आप उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे। क्लियर है ना? देखो इसमें सेगमेंट एरिया क्या होता है, सेगमेंटेड एरिया की यदि बात करें, इधर देखो, पूरा एरिया होता है πr²। जो एंगल थीटा है, ये पूरे एंगल की यदि बात करें तो पूरा एंगल 360 होता है, तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू πr² आपका क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का रीजन का हो जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया यदि निकालना था, पूरा थीटा कितना हो जाएगा 360, तो आपका कितना आ जाएगा, πr² आ जाएगा। ये सब आपको पता होगा। सेकेंड थिंग, लेंथ ऑफ आर्क की यदि हम लोग बात करें, लेंथ ऑफ आर्क, ये पी क्यू का बात कर रहे हैं, ये लेंथ ऑफ आर्क हम इसका बात कर रहे हैं, पी क्यू का, ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क पूरा कितना होता है, 2πr होता है, पूरा 2πr है, तो ये थीटा में कितना कवर करेगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2πr। क्लियर है? नोट डाउन कर लो एक बार। चलो एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं सर्कल का। प्रॉपर्टी देख लो सर्कल का। यदि हम लोग मान लो एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल है और ये रहा सेंटर, आपके पास एक कोड है, ये मान लो कोड AB है,
यदि कोई भी कोड हो, सर्कल पे यदि आपने कोई भी कोड लिया है और यदि सेंटर से यदि आप उस पर परपेंडिकुलर डालोगे, सेंटर से आप क्या डाल रहे हो, उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हो, तो वो हमेशा उस कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपका कैसा होगा, हमेशा इक्वल होगा। कोई सर्कल है, सेंटर से यदि कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो क्या करेगा, उस कोड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगा। कौशल आपका, आप क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर नहीं हुआ। आरबेज भी लिख सकते हैं क्या? इससे पहले वाले इसका बात कर रहे हो क्या? आपका समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हो आप। तो पहला तो आप ये याद रखो कि मैं ये बोला कि कोई सर्कल है, किसी सर्कल में यदि आप सेंटर से उस कोड पे यदि परपेंडिकुलर डालोगे तो वो इक्वली पार्ट में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा। आर इंटू थीटा, हाँ वो तो है ही ना, वो तो है ही कि आर बराबर एस बराबर आर इंटू थीटा लिखते हैं। चलो दूसरा लिखो, एक ही बात है। दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, यदि आपके पास कोई सर्कल है, अपने पास सर्कल है यहां बना हुआ, सर्कल का ये सेंटर है, सर्कल का ये आपका सेंटर है, और ये आपका कोई कोड है, ये कोड है आपका ए बी। ये कोड आपका फिक्स है, इस कोड को आपने क्या कर दिया, इस कोड को आपने फिक्स कर दिया। अब क्या करो, इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट लो, इस सर्कल पे मैं क्या कर रहा हूं, इस सर्कल पे मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, सर्कल पे मैंने जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से इसको मिलाओ और ये मिलाओ, तो ये जो आपके पास एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल कितना आपके पास थीटा है। तो अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लोगे और ये आपका यदि कोड फिक्स है, ये कोड क्या आपका फिक्स है, यदि मान लो यहां पे आपने ले लिया, आपने इस बार यहां पे लिया है और यहां से यदि फिर भी मिला तो आपका एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब सेम कोड सेम एंगल, बात है समझ में, सेम कोड सेम एंगल, मतलब ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। तो यहां पे लिखो सेम कोड सेम एंगल। कोड आपका फिक्स है, तो आप कोई भी एंगल की यदि बात करो, ये एंगल आपका हमेशा कैसा होगा, हमेशा आपका ये एंगल आपका इक्वल होगा। सेम कोड सेम एंगल। नेक्स्ट बढ़े, तीसरा लिखो, यदि आपके पास एक सर्कल है, यहां पे तीसरा लिखो, और ये इसका सेंटर है, ये क्या है, इसका सेंटर है। आपने क्या किया, इधर देखो, यदि ये एंगल आपका, ये एंगल यदि थीटा है, इस एंगल को यदि आपने थीटा बोल दिया, तो यही सेम कोड से यदि आप सेंटर पे, सेम कोड से यदि आप सेंटर पे मिलाओगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल बताओ कितना होगा, यदि किसी को पता है तो। यदि आपके पास सेम कोड है, सेम कोड से यदि आपने किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे, सर्कल के किसी पॉइंट पे यदि आपने थीटा बोला है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा होगा। क्लियर है, ये आपका 2 थीटा की इक्वल होगा। ओके, फोर्थ देखो,
आपके पास एक सर्कल है, मैंने इस सर्कल पे 2 पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी, और ये पॉइंट आपका है डी। ये पॉइंट है ए आपका, और ये पॉइंट आपका है बी, और ये पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। सिमिलरली ये सेंटर है, ये आपका रहा ए, ये रहा बी, ये सी है आपका, ये आपका डी है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। तो आपका पीबी, पी ए इंटू पीबी, ये आपका इक्वल होगा पीसी इंटू पीडी के। ये रेशियो आपका हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। ये एक्सटीरियर के लिए है, ये आपका इंटीरियर के लिए, दोनों के लिए आपका कैसा रहेगा? दोनों के लिए आपका सेम रहेगा। आपने क्या किया, सर्कल पे आपने 2 पॉइंट लिए, और यहां से आपने क्या किया, बाहर इधर देखा कि आपने इस लाइन को भी आप बाहर की तरफ ले गए, इधर आप बाहर की तरफ ले गए, ये किसी एक पी पॉइंट पे मीट करा, तो ये सर्कल से जब आया था तो ये सर्कल को किसी दूसरे पॉइंट पे भी कट करेगा। तो ये जो आपका रेशियो होगा पी ए इंटू पी बी, और यहां से, अच्छा इसको भी मैंने बी ही लिख दिया, इसको सी करो, तो ये पीसी इंटू पीडी, ये आपका कैसा होगा? ये आपका हमेशा इक्वल होगा। सिमिलरली आप इंटीरियर में भी यही काम कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, वो क्वेश्चन बना के बताओ। अपने पास एक सर्कल है, ये इसके सर्कल के आउटर वाले पे सरगम पर यहां से और ये इसका क्या होगा? रेडियस होगा। ये इसका क्या है? रेडियस है। इस रेडियस को उसने दिया है 5 यूनिट, ये आपका 13 यूनिट है, और ये आपका 12 है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? एंगल आपको निकालना है, मतलब ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल कितना होगा वो मेरे को बताओ। ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। इधर देखो, ये ऊपर एक सर्कल बन रहा होगा, इस सर्कल के सेंटर से ये जो लेंथ आपके गिवन है कितना है? ये 12 है, और ये सेंटर से जो ऐसे ये एक टाइप का कोन है, ये कैसा मान लो एक कोन है, जो आइसक्रीम खाते हो ना, 13 वाली साइड मिड में होगी ना। 13 वाला मिड में क्यों होगा? आपको ये आप ऐसा बोल रहे हो ये 13 वाला मिड में। अरे भाई एक बात बताओ, एक बात खुद इमेजिन करो। इधर देखो, आपके पास एक कोन है, कोन का ये ऊपर वाला पार्ट है जो आइसक्रीम खाते हो, है ना, उसका सेंटर से जो ऊपर में सर्कल बन रहा है ना, ये जो सर्कल बन रहा है आपके पास, वो आपके पास लेंथ कितना है? 5 है। सीधे जो आप आ रहे हो, ये लेंथ आपके पास कितना? 12 है।
तो ये वाला लेंथ जो होगा आपका, ये लेंथ कैसा होगा, जिसको एल बोलते हो, ये वाला लेंथ, ये आपके पास गिवन है 5, ये आपका 12 गिवन है, और ये आपका कितना 13 है। कैसी बातें कर रहे हो? तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और इसी को आप क्या करो, 3D में घुमा दो। इसी को यदि आपने 3D में घुमा दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका कोण बन जाएगा। अब आए समझ में, मिड वाला क्या होगा, मिड वाला 13 नहीं होगा, मिड वाला 12 होगा। क्लियर है? बताओ कितना एंगल बनेगा। अरे इधर देखो, यहां से इसकी यदि आप बात करो एंगल की, तो ये जो पूरा आर्क है, ये पूरा आर्क कितने का आएगा, ये पूरा आर्क आपको निकालना पड़ेगा। ये पूरा आर्क कितना होगा सर्कल के लिए, ये आर्क क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होगा। आर्क 2 पाई आर हो गया, 2 इंटू पाई इंटू आर आपके पास कितना है 5। यहां से आपके पास आर्क आ गया कितना 10 पाई। आर्क कितना हो गया 10 पाई हो गया। ये जो है इसके लिए आर्क जो है जो बनाएगा पूरा एंगल, उसके लिए रेडियस कितना होगा, इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 360 कैसे आएगा मेरे भाई, इधर देखो एंगल बराबर यदि बात करो, आपने क्या बोला था, एस बराबर आर इंटू थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है, एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से एंगल आपको निकालना है, आर्क आपने निकाल लिया 10 पाई, रेडियस, इसके लिए रेडियस कितना होगा, इधर देखो ये जो पूरा इसे घूमेगा, इसी का बहुत घूम रहा है इधर, कितना हो जाएगा 13 होगा या 12 होगा। यहां पे 13 लिखे या 12 लिखे, ये कितना एंगल कवर करेगा 12। यही तो गलत कर दिया आपने। इधर देखो ये जो बन रहा है, ये जो पूरा कवर कर रहा है कितना हो जाएगा 13 होगा। क्या बात कर रहे हो यार राजेश, कैसी बातें कर रहे हो आप। उसको एक बार आंख बंद करके उसको इमेजिन करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लिख लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी को बनाना है। देखो आपके पास एक सर्कल है और एक ये दूसरा सर्कल है। ओके, ये सर्कल थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसका सेंटर कुछ यहां पे होगा, इसका सेंटर कुछ यहां पे होगा। ये क्या होगा, इधर देखो ये जो आपके पास कोड है, ये सेंटर C1 बोल दो, इसको C2 बोल देते हैं, या ओ ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं बोल रहा हूं P और इसको मैं बोल रहा हूं Q। ये जो आपके पास PQ कोड है ना, ये PQ एक कोड है जिसका लेंथ आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? और रेडियस की यदि बात करें, सर्कल का रेडियस का यदि आप बात करोगे तो रेडियस भी आपका 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि ये एरिया निकाल के बताओ कितना होगा। आपसे पूछा गया कि ये एरिया कितना होगा, ये शेडेड एरिया जो है आपका, ये शेडेड एरिया कितना होगा।
ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। शेडेड एरिया क्या होगा? एक तो शेडेड एरिया निकालना है, दूसरा मैं बाद में बात करूंगा दूसरा क्या निकालना है। एक और बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल को मैंने थीटा बोल दिया है। पहला ये, दूसरा ये एंगल क्या होगा? एंगल यहां से POQ, ये क्या होगा? जो PDF आपने फर्स्ट क्लास में बताया था जिसमें मैथ के PYQ का एनालिसिस था, ओके अच्छा उसका बात कर रहे हो क्या? जिसमें मैंने बताया था कि इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशियल में इतना क्वेश्चन पूछा, कैलकुलस में इतना क्वेश्चन पूछा गया, उसका बात कर रहे हो क्या? या जो मैंने ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ाया था उसका PDF मांग रहे हो? एनालिसिस वाला ठीक है, आपको दिलवा देंगे। एनालिसिस वाला आपको दिलवा देंगे। आज सर को बोलूंगा अपलोड कर देंगे। जो प्रीवियस ईयर वाला है ना उसका एनालिसिस मैं अपलोड करवा दूंगा सबसे। बताओ ये एंगल कितना आया? क्वेश्चन ये कोड आपका गिवन है, कोड आपका गिवन है। एंगल एरिया पॉइंट में मत बताओ यार, पॉइंट में मत बताओ, इसमें बताओ, पाई के फॉर्म में बताओ, पाई के फॉर्म में बताओ। मैं लिख देता हूं, ऑप्शन लिख देता हूं, आप बताना। ऑप्शन ए π/3 प्लस √3/2। ऑप्शन बी π/3 माइनस π/3 माइनस √3/2। ऑप्शन सी π/3 माइनस √3/2। ऑप्शन डी आपका नन, ऑप्शन डी आपका नन है। 4π माइनस 3√3 3√3 4π गलत है। अब इसमें से बता दो कौन सा होगा, ABCD में से बताओ। राजेश 1.2 और पॉइंट में मेरे को नहीं पता। एंगल 60 सही है शिवानी, आपका एंगल 60 आएगा। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि आपको वो रेडियस भी गिवन है 1 सेंटीमीटर और आपके पास ये भी गिवन है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि दोनों रेडियस ही है और ये भी 1 सेंटीमीटर। दैट मींस ये जो ट्रायंगल आपके पास OPQ है ना, ये आपका कैसा है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन आपको क्या पता चल कि ये जो आपके पास ट्रायंगल OPQ है या POQ बोलो, POQ, ये आपका कैसा है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में से? कैलकुलेट करना पड़ेगा राजेश। अच्छा सबका सी आ रहा है, क्लियर है? तो सी ही ऑप्शन होगा। जनता यदि बोल रही है तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला देखो, सोचो इधर देखो, यदि अपने को ये पूरा एरिया पता है, ये सर्कल है, ये सेगमेंटेड एरिया हो जाएगा क्या आपका? ये यहां से O से P और ये वाला इस पे यदि आप आओगे तो ये आपका सेगमेंटेड एरिया निकाल लो क्योंकि अपने को एंगल पता है। तो ये सेगमेंटेड एरिया OPQ की यदि हम लोग बात करें तो आपको यहां से एंगल पता चल गया, थीटा 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr² हो जाएगा। R आपका 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा? π/6। यहां से एरिया क्या आ जाएगा आपके पास? π/6। क्लियर है? सेगमेंटेड एरिया की यदि बात करें ये आपका π/6 आ गया। एक बार बताओ इसमें से यदि मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पूरा सेगमेंटेड एरिया है, इस पूरे सेगमेंटेड एरिया में से यदि मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं
तो आपके पास बस ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। क्लियर है? यदि आप इस पूरे सेगमेंटेड एरिया में से यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ओपीक्यू का यदि एरिया आप माइनस करोगे तो आपके पास बस ये वाला एरिया बचेगा, और ये एरिया आपस में कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो आप ये वाला एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने वाला हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू या पीओक्यू क्या हो जाएगा आपका, ये डायरेक्ट आपको याद होगा √3/4 √3/4 यदि बात करें साइड आपका कितना है, 1 है। ये आपके पास आ गया √3/4। और यदि इसमें से इसको यदि आप माइनस करोगे तो आपके पास एरिया बचेगा कौन सा, आपके पास एक ये एरिया बचेगा, ये हाफ ऑफ शेडेड एरिया बचेगा। तो हाफ ऑफ शेडेड एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बच जाएगा। आप सेगमेंटेड एरिया में से मतलब π/6 में से माइनस कर दोगे √3/4 को, लेकिन अपने को शेडेड एरिया हाफ नहीं चाहिए, अपने को पूरा चाहिए। तो यहां से शेडेड एरिया आपका हो जाएगा, शेडेड एरिया इक्वल टू, ये 2 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स π/6 माइनस √3/4 एंड दैट इज इक्वल टू π/3 माइनस √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका किस ऑप्शन में है, जो आपका सी ऑप्शन में है। क्लियर आ गया? ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो गया। देखो इसमें ऐसा कुछ था जो आपको नहीं पता था, इसमें सारा कुछ आपको पता था, बस आपको सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ज्योमेट्री में और कुछ नहीं है, बचपन से आप ज्योमेट्री पढ़ते, और ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, इतना हार्ड तो बहुत रेयर चांस है जो आपसे पूछेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है आपसे इस वाले सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा गलती होने का चांस रहेगा लेकिन फिर भी कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक आपके पास सर्कल है, ये सर्कल है, क्लियर है? ये बना लो, ये डायग्राम बनाओ, ये टच है, ये टच है इसमें। अब देखो अपने पास एक और सर्कल है, ये सर्कल इस पे फिट नहीं बैठ रहा है। देखो इधर मैं यहां पे एक सर्कल बना देता हूं, इस सर्कल का सेंटर कहां पे होगा, यहां पे होगा। आपसे पूछा गया है यदि इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का रेडियस कितना आपके पास 1 सेंटीमीटर। ये टच है, इधर देखो ये आपका टच है, ये मत सोचो कि यहाँ पे गैप है कुछ, ये टच है। यदि इस सर्कल का, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस यदि 1 सेंटीमीटर, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा ये बताना है। क्वेश्चन आया समझ में? ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस बताओ कितना होगा।
इधर देखो यहाँ बीच में गैप है, ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये गैप है, इसलिए मत बोलना कि गैप नहीं है। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि ये जो आपके पास है, इसकी बात करो या इसका बात करो, ये आपके पास कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका रेडियस निकालना है, इसके रेडियस को बोल दो स्मॉल आर, इसके रेडियस को क्या बोल दो स्मॉल आर, या कैपिटल आर बोल दो, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? ऑप्शन लिख दूं क्या? ऑप्शन ए है बताओ ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होगा? फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। गलती कहां करोगे? गलती कहां करोगे? गलती करोगे यहां पे, ये डिस्टेंस आप भूल जाओगे, ये डिस्टेंस आपको लगेगा ये कुछ है ही नहीं। यहां से यहां एक लाइन डालो, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है, और इसको टुकड़े में बांट दो। ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके ऑरिजिन तक का, इसको सेंटर सी बोल दो, ये आपका ओ है। ओ सी आपको पता है क्योंकि आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ये डिस्टेंस आपको पता है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस आपको पता है कि ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, ये भी आपका रेडियस इक्वल होगा, ये भी आपका रेडियस इक्वल होगा। फिर इधर देखो, यदि यहां से यदि हम लोग लाइन गुजार दें, अब बन जाएगा आप लोगों का, देख लो, ये पूरा डिस्टेंस ओ सी आपको पता है, ओ से लेके इस पी पॉइंट का, ये पी जो पॉइंट है, इस पी पॉइंट का भी डिस्टेंस आपको पता है। ये जो छोटा वाला सर्कल देख रहे हो, इस छोटे वाले सर्कल में क्या दिक्कत है? इस छोटे वाले सर्कल में भी यदि हम बात करें, ये डिस्टेंस आपको पता है, क्लियर है? तो ये डिस्टेंस यहां से लेके इसके सेंटर को मैं बोल दूं, इसको मैंने बोल दिया क्यू, तो यहां से क्यू से लेके ओ का डिस्टेंस आपको पता है ना, क्योंकि यहां से लेके ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आर होगा, और ये डिस्टेंस आपको पता है, सब कुछ तो पता है, फिर क्या निकालना है? अरे ट्राई भी कर रहे हो या मेरा वेट कर रहे हो बनाने का? ओसी आपको पता है, ओसी कैसे निकालोगे? ओसी इजकल टू √1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ये √2 हो जाएगा, ओसी आपका √2 हो जाएगा। और ये ओसी की यदि बात करिए, जो छोटा वाला सर्कल आपको जो मैंने बताया येलो कलर से, इसको यदि देखो थोड़ा सा जूम करके, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये आर अपने को निकालना है, ये आर हो गया। इस पॉइंट का जो आपके पास डिस्टेंस की यदि बात करें, ये जो आपका ऑरिजिन है, ये जो लेंथ हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? √2r हो जाएगा, और यहां पे आपके पास पी पॉइंट है। तो आपने क्या देखा? आप ये देख रहे हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की यदि हम लोग बात करें, ये तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं? इस पॉइंट को मैं क्यू बोल रहा हूं। ओ क्यू की यदि बात करो, तो ओ क्यू आपका क्या हो जाएगा? ओ क्यू, इस पॉइंट को मैंने क्यू बोल दिया,
इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, क्यू है, तो ओ क्यू आपका पता चल जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, √2r हो जाएगा। और एक बात बताओ, ओसी डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ओसी किसके इक्वल होगा, एक तो ओ क्यू प्लस क्यूपी प्लस का पीसी, ओ क्यू प्लस क्यूपी प्लस का पीसी, और ओ क्यू आपको पता है √2r। और किसी का आंसर आया? अरे तीन ही लोग आंसर दी हो भाई। प्लस क्यूपी की यदि बात करें तो क्यूपी रेडियस के इक्वल होगा, क्यूपी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा, और पीसी आपको पता है 1 सेंटीमीटर है, और ये ओसी आपने निकाल लिया कितना है, √2 के इक्वल है। तो यहां से ये 1 इधर आया तो क्या बन जाएगा, √2 - 1 इजगल टू, यहां से r कॉमन लो तो क्या बन जाएगा, √2 + 1, r अपने को निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? रिपीट करना हो तो बता देना। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ओ क्यू कैसे निकाला, ओ क्यू, ओके इधर देखो, ओ क्यू ऐसे निकाले जैसे ओसी निकाले। ओसी यदि आपको समझ में आ गया तो ओ क्यू भी समझ में आ जाना चाहिए था। इधर देखें आप, ये जो आपके पास ये जो आपने बनाया है ये भी आपके पास आर होगा, ये भी आपके पास आर होगा, और आपको जो डिस्टेंस निकालना था वो ये वाला डिस्टेंस निकालना था, है ना। यदि ये आर है तो ये भी आर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये आपका एज ए हाइपोटेनियस काम करेगा। ये ओ है और ये क्यू है, ये एज हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहां से ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका, √r² + r², क्योंकि ये लेंथ जितना होगा उतना ही ये लेंथ होगा। समझ गए लोकेश? ये समझ में आ गया? ओ पॉइंट नहीं 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 नहीं, ओ पॉइंट सर्कल में टच होता, ये ओ पॉइंट ये है, ऑरिजिन का पॉइंट है, सर्कल आपका यहां पे है। इधर देखो, इसको जूम कर देता हूं, रुको, ये तो देखो, ये अभी अब जूम नहीं हो सकता, नहीं तो मैं आपको जूम करके बता देता। देख लो, ये सब कुछ इधर उधर हो गया है। अब दिख रहा है क्या कि ये पॉइंट जो आपका है ये वाला, ये अलग अलग है। ये आपका ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, यहां आप देखो, ये सेंटर है आपका क्यू का, इसके बीच में गैप है, इसके बीच में गैप है। ये पूरा डिस्टेंस आपका √2r है, ये पूरा डिस्टेंस आपका √2r है। क्लियर है? आपको ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस भी कैसे निकालोगे, यहां से यहां रेडियस है और ये पूरा √2r है, ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। आप यदि चाहो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि आप क्या 1 + r का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 1 + r का, आप देख लो आंसर वही से आ रहा है। दूसरा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हो, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट। आपको जो भी उस टाइम दिमाग में क्लिक करे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इस तरीके से ज्योमेट्री आपको आता सब है, बस आपको लगाना आना चाहिए किस तरीके से लगाना है।
ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। यदि आपको ये छोटा वाला सर्कल का इस वाले पॉइंट से ये ओ पॉइंट का यदि आपको निकालना तो ये भी निकाल सकते हो। क्यों? यदि बात करें, इधर देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस है, और यहां से लेके, जैसे मैं इस पॉइंट को, इसको आपने बोला था क्यू, ये आपका क्यू है, इसको आपने बोल दिया ओ, और इस वाले पॉइंट को यदि मैं कुछ और बोल दूं, इसको मैंने बोल दिया, मान लो इसको मैंने मान लिया के मान लिया, तो आपको Q से O से Q का लेंथ कितना है आपके पास? √2r है, और KQ कितना आपके पास? R है। तो आप यहां से OK भी निकाल सकते हो। क्या करोगे? OQ में से आप क्या करोगे? यहां से KQ माइनस कर दोगे। क्लियर है? ये भी आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। कुछ नहीं, बस बेसिक प्लस माइनस करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। यहां पे ज्योमेट्री आपका खत्म हो गया, ज्योमेट्री में इतना ही था। ज्योमेट्री में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रोबेबिलिटी। थ्री डी ज्योमेट्री आपको नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं था, रीजन है, मेरे पास जो सिलेबस आया था उसमें 3D नहीं था। आप बोल रहे हो 3D, मैं एक बार चेक करूंगा फिर से, सरफेस एरिया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब आपके पास कोई टास्क आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक टास्क का इफेक्ट दूसरे टास्क पर नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ? एक का जो आउटकम आ रहा है उसके आउटकम से दूसरा वाला इफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब इधर देखो, यदि आपके पास एक क्वान एग्जांपल से समझ लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं? मतलब यदि आपके पास कोई रिजल्ट आ रहा है ना, उसके साथ वो दूसरा रिजल्ट नहीं आ सकता। मतलब दोनों रिजल्ट एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या हुआ? यदि ये आपके पास मान लो क्वाइन है, इस क्वाइन पे एक साथ आपके पास हेड और टेल दोनों एक साथ आ सकता है क्या? इस क्वाइन को यदि आपने टॉस करा तो एट ए सेम टाइम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकता। मतलब यदि वो हेड आ रहा है तो टेल आने को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर है? यदि हेड आ रहा है तो वो टेल को आने से रोकेगा, यदि टेल आ रहा है तो वो हेड को आने से रोकेगा। इसी चीज को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब ऐसा इवेंट यदि आपके पास जो आउटकम आ रहा है, तो पहला आउटकम आ रहा है तो वो दूसरे वाले को आने से रोकेगा। दोनों इवेंट एक साथ, दोनों का जो आउटकम है, दोनों आउटकम एक साथ नहीं आ सकता। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। लाइक दूसरा एग्जांपल की यदि बात करो, यदि पास मान लो आपके पास कोई डाइस है, यदि कोई आपके पास डाइस है, यदि इस डाइस पे 1 आ रहा है तो दैट मीन्स बाकी के जो आउटकम है, बाकी के आउटकम आपके पास 2 से लेके कितना तक 6 बचा, 2 से 6, ये आउटकम आपका नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक के आउटकम आने से बाकी को यदि वो प्रिवेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। क्लियर है? डेफिनेशन लिखो। टू इवेंट A and B are said to be mutually exclusive event. Two event A and B are said to be mutually exclusive event. Mutually exclusive event if they cannot happen simultaneously. दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकता, या दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। हैपन बोल दो या अकर बोल दो, एक ही बात है। अकर साइमल्टेनियसली, that is occurrence of one event, occurrence of one event
prevents the occurrence of another event. क्लियर है? दैट मीन्स क्या हुआ, दोनों का कॉमन पार्ट जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? मैंने क्या बोला, इवेंट ए है और इवेंट बी है, इसका कोई कॉमन पार्ट आएगा क्या? यस या नो? नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, जो इसका इंटरसेक्शन है, कॉमन पार्ट है, यदि आप इसका कॉमन पार्ट की यदि बात करो, इंटरसेक्शन की बात करो, वो हमेशा कैसा होगा? जीरो होगा। इंटरसेक्शन कभी भी आपका नहीं आएगा। तो इंटरसेक्शन आपका जीरो हो गया, तो ऐसे केस में आपके पास, आपको जस्ट मैंने पढ़ा था, पी ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और आपको पता है कि यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म आपका जीरो होगा। जैसे ये जीरो हुआ तो आपको याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में कि यदि आपके पास ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो वो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी होगा बस, क्योंकि इसका कॉमन पार्ट कुछ आएगा ही नहीं आएगा। नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा यहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के केस में, इस वाले ऑप्शन को टिक मारना। दूसरा लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरा क्या आपके पास? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से ही लग रहा होगा इंडिपेंडेंट हो रहा है, मतलब इसका जो भी इवेंट हो रहा होगा इसके बाकी इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मतलब ऐसा यदि आप बोल रहे हो, ऐसा एक बात बताओ, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं कि यदि आज तुम खाना खाओगे, यदि तुम खाना खाओगे तो सूर्य जो है वो उगेगा, मतलब सनराइज होगा। इस बात का कोई लेना देना है क्या? इन दोनों का कोई लिंक है क्या? मतलब तुम खाना खाओ या नहीं खाओ, इसका असर सूर्य के उगने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? मतलब वो इवेंट का जो अकरेंस या नॉन अकरेंस की बात करो, वो दूसरे इवेंट के अकरेंस या नॉन अकरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई इवेंट का अकरेंस या नॉन अकरेंस की बात करें, या होने की संभावना या नहीं होने की संभावना की यदि बात करें, वो ऑल्टर नहीं करेगा दूसरे इवेंट के। क्लियर है? आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे, उसके सनराइज से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सनराइज होगा ही होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही यदि हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट इवेंट में, मतलब इवेंट ए है और आपके पास इवेंट बी है, तो इसके अकरेंस और नॉन अकरेंस की यदि बात करें, इसके नॉन अकरेंस या अकरेंस से इसके अकरेंस और नॉन अकरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही इवेंट को हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। जनरली जो भी आपके पास जो भी इवेंट होते हैं सारे कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। अब आप ऐसा बोल दो, यदि आपने किसी एक कॉइन को टॉस किया, तो आपका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बोला यदि तुम्हारा हेड आ गया ना तो डाइस फेंकने पे 1 आ जाएगा। इसका कोई मीनिंग है क्या? ऐसा कोई जरूरी है कि यदि तुम्हारा हेड आ जाएगा तो यहां पे डाइस पे 1 आ जाए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये दोनों आपस में कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ठीक है? इसके अकरेंस या नॉन अकरेंस से डाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन लिखो, टू इवेंट ए एंड बी आर two events A and B are said to be independent events if occurrence and non-occurrence of occurrence and
नॉन occurrence of one event do not alter the occurrence and occurrence of another event, and that is called as इंडिपेंडेंट इवेंट। और ऐसे केस में आपका जो पी ए एंड बी जो होता है, पी ए एंड बी जो आपका होगा वो क्या होगा, पी ऑफ ए एंड पी एंड बी, यहां से पी ऑफ ए इंटू पी एंड बी। क्लियर है? नोटन कर लो। इंडिपेंडेंसी corresponding associated with, generally independent events are associated with different sample spaces। जनरली आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, देखो आप डिपेंडेंट इवेंट्स आर एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस। इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा हेड एंड टेल का बनेगा, इसका 1 से लेकर 6 तक का बनेगा, तो दोनों ही डिफरेंट सैंपल स्पेसेज होंगे, तब जाके आप उसका क्या बोलोगे, दोनों आपस में कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है? नोट डाउन कर लो, एक दो नोट पॉइंट लिखो। जैसे आपके पास ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डेट, यदि वो गिवन डेट बोला है, डेट मीन्स क्या है, ये एक श्योर इवेंट है, या ऐसा है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, क्या हो जाएगा, जो 100% होने का चांस है, जो गिवन डेटा है जिसका मतलब वो 100% श्योर है, और ऐसे केस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपके पास, 1 होगा। क्लियर है? ये पहला हो गया। दूसरा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग अकर, कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी, 1 हो जाएगा। इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग अकर मतलब क्या हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर देखो कैसे, इसमें यदि डॉट है, देखो कैसे, आपने एक कॉइन को टॉस किया, आप बोलो कुछ भी आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग अकर क्या होगा आपका, 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नथिंग अकर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी श्योर इवेंट होंगे, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आपके पास, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। ये सब आपके पास क्या है, श्योर इवेंट है। क्वेश्चन लिखो, वही सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले करवाया था। ये क्वेश्चन करवाया था ना आपसे कि आपके पास 2 वैन है, आगे 3 सीट है, पीछे 4 सीट है, 2 कार है आपके पास, इसी का मैंने प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
all girls sit together, all girls sit together प्लस, और क्या बोल रहा है, सिट इन द बैक रो, सिट इन द बैक रो। बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि सारी लड़कियां एक साथ बैठेंगी और पिछले वाले रो पे बैठेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसका फेवरेबल केस देखो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी की यदि हम लोग बात करें, ये होता है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। फेवरेबल केस क्या था कि सबसे पहले इन दोनों कार में से कोई एक कार चूज करो। ये किसका था? ये कार का था। देन उसके बाद मैंने बोला था या तो गर्ल्स आपका 1 2 3 ऐसे बैठेगी या 2 3 1 ऐसे बैठेगी, 2 3 1 ऐसे बैठेगी। यही आपके पास दो चॉइस था। तो फेवरेबल केस की जब हम लोग बात करें, ये आपको याद होगा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले कार को चूज किया, फिर उसके बाद या तो 2 3 1 या तो 1 2 3 या 2 3 1 इस तरीके से बैठोगे। इसका भी दो तरीका हो गया। देन उसके बाद 3 सीट, इसमें से 3 सीट में से आपने 3 आपके पास टोटल करता, 3 गर्ल में से आपको तीनों गर्ल को सेलेक्ट करना था, 3 गर्ल में से तीनों गर्ल को आपको सेलेक्ट करना था और आपस में उसको अरेंज भी, मतलब डांस भी करवाना पड़ेगा। मतलब 3 फैक्टोरियल से उसको आप क्या करोगे? आपस में डांस करवा दोगे। ये तो गर्ल का सीटिंग हो गया, ये आपका गर्ल का सीटिंग हो गया। बॉयज की यदि बात करें, रिमेनिंग सीट आपके पास कितने बच गई? 11 सीट बच गई। 11 सीट में से बस आपको क्या करना था? 5 लड़के को बैठाना था। याद है ना? टोटल गर्ल आपके पास, नंबर ऑफ गर्ल कितना था? 3 गर्ल है और आपके पास 5 बॉयज था। ये क्वेश्चन याद तो होगा ना यार। और इस 5 बॉयज को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल से। देन टोटल की यदि बात करें, टोटल में गर्ल और बॉयज कुछ मत देखो, टोटल कितने पर्सन है? टोटल आपके पास टोटल 8 पर्सन है। 8 पर्सन को बैठाना है कितने सीट पे? 14 सीट पे बैठाना है। तो 14 सीट में से आप 8 सीट को सिलेक्ट करोगे, फिर इस 8 पर्सन को आपस में अरेंज कर दोगे। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस वाले केस के लिए। ये समझ में आया या थोड़ा सा ऊपर से चला गया? फेवरेबल केस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था किसमें? पी एंड सी में। टोटल केस आपको पता है कि 14 सीट में से अपने को 8 सीट चाहिए, सेलेक्ट कर लिया आपने, 14 सीट 8 हो गया और आपस में अरेंज कर दोगे 8 पीपल को। अरेंजमेंट हो जाएगा ना? जहां पे पहले पर्सन बैठा वहां पे दूसरे को बैठा दो। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 8 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो। सेकंड वाला 2C1 कैसे आया? इधर देखो। सबसे पहला ये 2C1 किसका है? ये 2C1 कार का है। ये 3 ही गर्ल बैठेगी और तीनों को यदि एक साथ बैठना है तो वो डिफरेंट कार में नहीं हो सकती है, वो उसको किसी एक ही कार में होना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले 2 कार में से किसी एक कार को चूज कर लिया। ये 2C1 क्या है? ये 2C1 है। इधर देखो, ये जो बैक रो आपने देखा है, ये जो आपने बैक रो देखा, 3 लड़की बैठाना है, 1 2 3 4, पीछे 4 सीट है। 4 सीट तीनों लड़कियां एक साथ बैठेगी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक लड़की को यहां बैठा दे, दूसरा को यहां बैठा दे, तीसरा को यहां बैठा दिए। तो देखो ये टुगेदर नहीं हुआ, ये टुगेदर नहीं हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा? पहला लड़की, दूसरा लड़की, तीसरा लड़की, ऐसे बैठा सकते हो या आप ऐसे बैठा सकते हो। 2 तरीका है ना? तो यही है आपके पास 2C1। यही जो आपके पास इसने लिखा है, यही 2C1 ये वाला शो कर रहा है। ये 2C1 है, ये वाला। क्लियर हो गया? ये कार का ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया कि इस पीछे वाले बैक सीट का अरेंजमेंट हो गया। उसमें से आप 3 गर्ल में से तीनों को बैठाना है, 3C3 हो गया। बाकी आपके पास क्या बचे? बाकी आपके पास 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अरेंजमेंट का तरीका नोट डाउन कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two dice are thrown. Two dice are thrown simultaneously. Simultaneously. What is the probability of getting a sum of at least 7? What is the probability of getting a sum of at least 7? एक डाइस जो होता है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। आपने दो डाइस को यहां पे फेंका है, दो डाइस को फेंकने से आपको सम कितना चाहिए? सम आपको एटलीस्ट 7 चाहिए। तो कितने तरीके होंगे? फेवरल केस बताओ। जो आपका डाइस होता है उसमें नंबर कहां होता है? 1 से लेके 6 तक होता है। 1 से लेके 6 तक होता है। एक दो चीज और देख लो। इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए आप लगभग एक पेज छोड़ दो। इसके लिए एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आओ। थोड़ा सा पहले बेसिक बताता हूं मैं, पीएनसी में यदि वो क्लियर नहीं हुआ तो एक पेज छोड़ दो, उसके बाद आओ नेक्स्ट पेज पे आओ। देखो मैंने प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपको बताया है कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट देखो क्वाइन से रिलेटेड। पहला पॉइंट देखो क्वाइन से रिलेटेड। क्वाइन में क्या है, यदि आप एक क्वाइन की यदि बात करोगे, या तो उसमें हेड आएगा या क्या आएगा आपके पास? टेल आएगा। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल कितना केस हो गया यहां पे? टोटल आपके पास हो गया 2। टोटल क्या हो गया? 2। एक क्वाइन को यदि आपने फेंका, उसके लिए एक पेज छोड़ देना मेरे भाई, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। यदि आपने किसी एक क्वाइन को फेंका है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल केस कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरा देखो, यदि आपने दो क्वाइन को टॉस किया है, 2 क्वाइन को यदि आपने फेंका है, तो देखो नंबर ऑफ केस क्या बनेंगे? या तो आपका पहले क्वाइन पे हेड आ गया, दूसरे क्वाइन पे हेड आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और आपके पास या तो टेल दूसरे पे भी कैसा आ जाए? टेल। तो टोटल केस की यदि बात करोगे तो टोटल केस आपके पास क्या बना? टोटल केस आपके पास बनेगा कितना? 4 बन गया। यही यदि आप 3 क्वाइन लोगे तो 3 क्वाइन से आपके पास टोटल नंबर ऑफ केस क्या कितना बनेगा? आपके पास 8 बनेगा। कितना बनेगा? 8। तो इसको जनरलाइज कर देता हूं। इफ नंबर ऑफ क्वाइन इज n, नंबर ऑफ क्वाइन इज n, देन टोटल केस क्या होगा? देन टोटल केस विल बी 2 के पावर n। टोटल केस क्या हो जाएगा? 2 के पावर n हो जाएगा। कैसे आया? ये आपको ऑलरेडी पता है। ऑलरेडी देखना, इधर देखो, ये आपका एक क्वाइन था। एक क्वाइन का क्या है पॉसिबिलिटी? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कितना वे हो गया? 2 वे हो गया। दूसरा देखो, ये आपका ये क्वाइन है और ये दूसरा क्वाइन हो गया। इससे भी हेड एंड टेल आएगा। पहले क्वाइन से आपने पूछ लिया क्या क्या आओगे, उसने हेड और टेल बोला, तो आपको दूसरे क्वाइन से भी पूछना पड़ेगा क्या क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। इसका भी 2 वे और इसका भी 2 वे, क्योंकि दोनों ही साइमल्टेनियसली होगा तो आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 4 वे हो गया। 3 क्वाइन यदि आपके पास है तो इसका भी 2 वे, इसका भी 2 वे, इसका भी 2 वे, आपस में मल्टीप्लाई यदि कर दिए तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। दैट मीन्स n क्वाइन होगा तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। n क्वाइन होगा तो 2 की पावर n हो जाएगा। नोट डाउन कर लो। 7/12 गलत आंसर, राजेश गलत है। टोटल केस देखो कितना बनेगा, कम से कम
सम एटलीस्ट 7 आना चाहिए। ये नोट डाउन कर लो, उस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन तो मैंने लिखा दिया है। चलो दूसरा हम लोग आते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन के लिए जगह रहने दो, उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हम लोग डाइस के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा डाइस के बारे में देख लो। पहला, यदि आपने एक डाइस को फेंका है, आपने एक सिंगल डाइस को आपने क्या कर दिया, फेंक दिया। एक डाइस को फेंका है आपने, उस डाइस पे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, या आपके पास 5 आएगा, या आपके पास 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई ना कोई आएगा। तो टोटल केस कितना हो गया? टोटल केस आपके पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। वही आपने यदि 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, इधर देखो, ये पहला डाइस है, ये आपके पास दूसरा डाइस है। पहले डाइस से 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस से भी 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। इसके पास 6 वे हो गया, इसके पास भी 6 वे है, क्योंकि आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि पहले डाइस से आप वर्क करोगे, फिर आप दूसरे से भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपका टोटल वर्क कंप्लीट होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो गया। तो यहां से यदि आपके पास यदि n डाइस है, तो n डाइस के लिए टोटल वे कितना हो जाएगा? n डाइस के लिए यदि हम लोग बात करें, तो आपके पास टोटल केस जो बनेगा, टोटल केस क्या बनेगा? 6 के पावर n बनेगा। 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपके पास? 36 हो जाएगा। 2 डाइस के लिए देखना चाहते हो? 5/12, 5/12, एक सेकेंड कैलकुलेट करता हूं मैं। पहले कहता 7/12, यह सही है, आपका राजेश सही है। राजेश, आपने शिवानी को फिर से रिचेक करो। राजेश आपका सही है, 7/12 है ना। देखो थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। यदि आपके पास 2 डाइस थे, तो 2 डाइस का देखो केस कैसे बनेगा। 2 डाइस है, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। या पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। पहले डाइस पे 1, दूसरे पे 3, 1 4, 6 केस बन गया। 6 केस बन गया। पहले डाइस पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 2, दूसरे पे 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 12 केस बन गए। इसी तरीके से लास्ट डाइस पे 6 आ जाए और यहां पे 1 आ जाए, और ऐसे ही चलता रहेगा। और इधर पे लास्ट में यहां पे भी 6 आ जाए और यहां पे भी 6 आ जाए। आप यदि इसको गिनोगे, काउंट करोगे, तो टोटल कितना केस बनेगा? ये 36 केस बन जाएगा आपके पास। इसी में से क्या बोला है, इसका सम कितना होना चाहिए? सम आपके पास कितना होना चाहिए? टोटल सम कम से कम 7 होना चाहिए। 7 से ज्यादा। इधर देखो, इन दोनों डाइस का यदि सम करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हुआ, ये नहीं आएगा। इसको सम करो, 5 है। इसको सम करो, 6 हो गया। इसको सम करो, 2 + 5 कितना हो गया? 7 हो गया। एक तो ये केस आएगा। इधर देखो और क्या क्या केस आएगा। कम से कम 7 की बात कर रहा है वो, मैं लिख ही देता हूं पूरा। इधर देखो, ये 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। इधर देखो, 7 या 7 से ज्यादा यदि बात करो सम का, देखो क्या क्या आएगा। आपने 7 या 7 से ज्यादा, यहां देखो 7 हो गया, तो ये वाला आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये वाला भी आ जाएगा, है ना। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इधर देखो, ये आ जाएगा। इस केस को गिन लो, बाकी मैं अभी चार्ट बनवा दूंगा। ये सारे 7 से ज्यादा हैं,
ये सारा देखो 7 से ज्यादा है, मतलब किसी भी डाइस में यदि 2 डाइस को यदि आपने फेंका है तो उसका मिनिमम सम कितना आएगा, मिनिमम सम आपका 2 आएगा, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 12 आ सकता है, मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 12 आ सकता है। इसको काउंट करो, टोटल देखना ये कितना हो जाएगा, टोटल ये देखना 21 हो जाएगा, 2 + 3 ऐसे आप काउंट कर लो, ये आपका 21 हो जाएगा। तो फेवरेबल केस कितना हो गया, फेवरेबल केस आपका 21 है और टोटल केस आपके पास कितना 36 है, तो 21 डिवाइडेड बाय 36, 7/12 आ जाएगा आंसर। ये कह रहा है क्वेश्चन, अभी समझ में आ गया क्या, ये अभी समझ में आ गया। चलो चार्ट बना लो, नोट डाउन करो फटाफट, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं आपसे। तो क्वेश्चन जो बोला है सम ग्रेटर देन सम एट लीस्ट 7, और एटमोस्ट वाले केस में भी सेम ही आंसर आएगा। ये नोट डन हो गया, यहां पे डन है, ये चीज समझ में आ गया कि टोटल केस कैसे निकालेंगे। नोट डन हो जाए तो बोल देना डन। अरे कितना देर लगेगा, चलो और प्रीवियस पेज पे आ जाओ, गोल घेरा खुद से मारना, यहां पे आ जाओ। चलो एक चार्ट बना लो 2 डाइस के लिए, यहां पे लिखो सम, यहां पे लिखो वे, कि कितने तरीके से आएगा, कितना आएगा। देखो पहला सम कम से कम कितना आएगा, पहला सम आपके पास कितना आएगा 2 आएगा, मिनिमम सम कितना है आपके पास 2 आएगा। कैसे आया होगा, ये 1 और 1 आ गया होगा। नंबर ऑफ वे कितना है आपके पास, एक ही तरीका है ऐसा आने का। वही यदि सम के यदि हम 3 की बात करें, इसका टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, इधर देखो, या तो आपका 2 1 आ जाए, या आपका क्या आ जाए आपके पास 1 2 आ जाए। ये दोनों ही केस पॉसिबल है, पहला पे 2 दूसरा पे 1, 1 और 2, कितने केस हो गए, 2 तरीके से आ सकता है। सम 4 की यदि बात करो तो इसका कितना तरीका हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे, या तो आपका 2 2 आ जाए, या आपका 3 1 आ जाए, या आपका 1 3 आ जाए। 5 की बात करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कैसे होगा, आप कर लो, इधर देखो 5 चाहिए आपको, तो आपके पास 2 3 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, और बताओ क्या क्या होगा, यहां से 4 1 होगा, और यहां से 1 4 हो जाएगा। सम यदि आपको 6 चाहिए तो इसका 5 वे हो जाएगा। सम यदि 7 चाहिए, सम आपको 7 चाहिए तो इसका कितना वे हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सम यदि आपको 8 चाहिए तो कितना वे हो जाएगा, यहां पे सम यदि आपको 8 चाहिए तो सम यदि 8 से कितना वे हो जाएगा, यहां पे सम यदि आपको 8 चाहिए कितना वे हो जाएगा, नंबर ऑफ वे बताओ। एट हो जाएगा, यही तो मैं बुलवाना चाह रहा था। अरे 6 के बाद वैसे भी बोलना तो 7 बोलना था ना। सेवन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। करके तो देखो, इधर देखो, ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। चलो 9 के लिए, 9 के लिए कितना भी आएगा, 4 आएगा। करके देखना, आपके पास वहां पे डब्बा बना दिया मैंने। 10 के लिए कितना आएगा, 10 के लिए, अरे यदि ये बढ़ता ही जाता, ये यदि यहां से 6 के बाद भी यदि बढ़ता ही जाएगा तो 12 में तो वहां पे 10 12 ऐसे हो जाते हैं ना। 10 के लिए यदि हम लोग बात करें, कोई बात नहीं, आप वहां पे देखना एक बार,
8 के लिए कैसे, 8 के लिए कितना आएगा 5 आएगा। क्या क्या इधर देखो, एक तो आपके पास 2 आएगा, 6 आएगा, तो 6 और 2 आएगा, 3,5 आएगा, 5,3 आएगा और 4,4 आएगा। देखो 5 केस हो गए। इसके बाद भी कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा। 10 के लिए आपका 3 बनेगा, 11 के लिए 2 वे बचेगा और 12 के लिए आपका 1 वे है। क्या क्या? 6,6। बाकी ये खुद से बना लेना। समझ में आया? शिवानी आपने थोड़ा सा फ्लो में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो यहां पे आपसे क्या पूछा कि सम एटलीस्ट 7 होना चाहिए। सम एटलीस्ट 7 या 7 से ज्यादा, कम से कम 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा? 7 और 7 से ज्यादा नीचे की तरफ। टोटल नंबर ऑफ वे देखो, टोटल नंबर ऑफ वे यदि बात करें, आप इसको ऐड करो। इधर देखो 6, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, एटलीस्ट 7 है, कम से कम 7 या 7 से ज्यादा। नंबर ऑफ वे को काउंट करोगे 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये नीचे वाला भी ऐड करना, ये नीचे की तरफ। इसको जैसे ही ऐड करोगे ये आपका कितना आ जाएगा? फेवरेबल केस आपके पास आ जाएगा 21। टोटल आपको पता है कि 2 ही डाइस को आपने फेंका है, ये है आपके पास 36। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? 21 / 36। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7 / 12। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ट थोड़ा सा याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने सेट थ्योरी में डिस्कस किया है। आपके पास एक सेट गिवन है 1 to लेके 25 तक, 1 2 3 से 25 तक। आपसे क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है ऐसे नंबर जो आपका डिविजिबल हो 2 and 3 से, 2 और 3 से, डिविजिबल बाय 2 और 3। डिविजिबल बाय 2 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो। आपके पास यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब जो 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है, और माइनस क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 2 and 3। आंसर बताओ। ये तो आपको पता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बता दिया है। इसमें टोटल इधर देखो 2 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 16 होंगे। 2 से डिवाइड होने वाला फेवरेबल केस कितना होगा? 16 होगा। और टोटल नंबर आपको पता है कितना है? 25 है। टोटल 25 है। 3 से डिवाइड होने वाले कितने होंगे? 8 होंगे। इसमें 8 होगा। टोटल कितना है? 25 है। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, उसमें से माइनस कर दो इसका प्रोबेबिलिटी। आंसर बताओ कितना आ रहा है? अरे जल्दी बताओ भाई। ये बता रखा है मैंने सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में मैंने बता रखा है आपको ये फार्मूला आपको बता रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे अभी जिससे पहले भी तो लिखा था पी ए यूनियन बी। यूनियन मतलब और होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। आप इसमें ऐसा मत बोल देना कि ये पी एंड बी आपका 0 हो जाएगा। सिक्सटीन क्यों आएगा? अरे प्रोबेबिलिटी है। इधर देखो ऐसे आएगा कुछ ना कुछ, नीचे 25 आएगा, ऊपर कुछ आएगा। अरे प्रोबेबिलिटी 11 कैसे आ सकता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना आ सकता है किसी भी चीज का? अच्छा ये चीज क्या कर रहे हो यार? नहीं नहीं गलत है। देखने दो आंसर, देखने दो मेरे को। नहीं, फिर से चेक करो। नया 16 कैसे बोल रहे हो? प्रोबेबिलिटी जो होता है ये भी लिखाना पड़ेगा क्या यार? क्या कैसी बात है? इधर देखो प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपका 1 के इक्वल होता है। यदि श्योर इवेंट है
श्योर इवेंट, अरे एक बात बताओ, कोई भी चीज 100% हो सकता है, 100% हो सकता है, या तो 0% हो सकता है। 100% हो सकता है दैट मीन्स श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1 होता है। जो 0% हो सकता है मतलब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, दैट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 0। मतलब प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा आपका? 1 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता, मिनिमम 0 आएगा। नेगेटिव नहीं होता प्रोबेबिलिटी, और 1 से ज्यादा नहीं होता। ये भी साथ में लगा लो, नहीं गलत है। देखो इसके लिए यहां से 1 से लेकर 25 तक में 2 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने हैं? 2 से डिवाइड होने वाला टोटल 12 नंबर है। 12 नंबर है। 12 नंबर आपका फेवरेबल केस हो गया। टोटल आपके पास 25 है, करो प्लस। 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे इसमें? 1 से लेकर 25 तक 8 नंबर होगा, डिवाइडेड बाय 25 माइनस ये कितना होगा? ये कितना होगा? 2 एंड 3 से डिवाइड होने वाले नंबर। फोर अपॉन 25, क्लियर है? 4/25। क्या पता मेरा कैलकुलेशन ही खराब हो। नहीं सही है। इधर देखो 12 8 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16/25। दिक्कत कहां पे था इसमें? ये 12 8 और 44 ये तो ऑलरेडी मैंने बता ही रखा था, फिर भी कैसे दिक्कत हो गया इसमें? समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो। ये तो ऑलरेडी बता दिया, ये 12 8 और 4 तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये 4 कैसे आया होगा? इन दोनों का एलसीएम आपने लिया होगा। कितना आया? 4 आया। आई मीन कितना का? 6 आएगा। 6 से इसको डिवाइड कर दो 25 को, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डन है। देखो भाई समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, कहीं पे कमी रह रही है तो उसको हम लोग इंप्रूव करेंगे। ये भी आपने लिख लिया होगा, कॉइन का केस जो टोटल केस है। डाइस का भी आपने लिख लिया होगा, डाइस का भी आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट आ जाओ। होते हैं प्लेइंग कार्ड में टोटल 4 सूट होते हैं। कौन कौन होता है? एक आपके पास हट होता है, एक आपके पास स्पेड होता है, देन क्लब की बात करते हैं, और एक आपके पास डायमंड होता है। ऐसा अब ये स्पेड ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर पे ब्लैक कलर दिखेगा नहीं, तो मैं इसको व्हाइट कलर से बना देता हूं। इधर देखो, तो ये कैसा होता है? उल्टा पान, ऐसा कुछ बना होता है। क्लब की बात करें, ऐसा कुछ बना होता है, और डायमंड आपका इस शेप में होता है। क्लियर है? ये भी आपका रेड कलर में होता है। डायमंड और हार्ट आपका रेड कलर का होता है, बाकी ये दोनों ब्लैक कलर का होता है। ये आपका ब्लैक कलर का होता है। टोटल कार्ड की यदि हम लोग बात करें, किसी भी ताश में टोटल कार्ड की यदि हम लोग बात करें, टोटल कार्ड कितना होता है? 52 होता है। टोटल रेड कलर की यदि बात करें, तो ये जो है आपके पास, आपको पता है कि किसी भी कार्ड में टोटल 4 सूट होते हैं, और 4 सूट आपका किसमें डिवाइडेड हो गया? आपने 4 सूट में उसको डिवाइड कर दिया, टोटल आपका 52 है। तो आपको पता है कि इस वाले में भी 13 कार्ड होंगे, इसमें भी 13 होगा, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। क्लियर? ये 13 कैसे होगा? आपको ए से लेके ए होगा, के होगा, क्यू होगा, जे होगा, एंड यहां से लेके आपके पास कहां तक आएगा?
10 तक आएगा। ऐसे कुछ आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 10, 9 और इस तरीके से आपका कहां तक आएगा, 2 तक आएगा। सिमिलरली यहां तक आपका आ जाएगा, टोटल कितना कार्ड होगा, 13 होगा। सिमिलरली इसमें भी यही आएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे के, जे और जो आपके पास क्यू होता है, ये क्या होता है, आपके पास फेस कार्ड होते हैं। के, क्यू और जे जो आपका होता है, ये क्या होता है, फेस कार्ड होते हैं। इस पे मतलब चेहरा बना हुआ होता है। इस पे क्या होता है, आपके पास चेहरा बना होता है। ये आपका फेस कार्ड हो गए। ये एक सूट, इन वन सूट, इन वन सूट, इन वन सूट। एक चीज और बताओ, टोटल कार्ड आपको कितना है, टोटल कार्ड आपके पास 52 है। रेड कलर के कार्ड कितने होंगे, टोटल रेड कलर कार्ड कितना होगा आपके पास, ये बताओ। एंड टोटल ब्लैक कलर कार्ड कितना होगा, ये 26 होगा। ये भी आपका कितना होगा, 26 होगा। आगे और बात करते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। चलो, यदि किसी एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, एक तो आपका किंग होता है, एक आपका जैक होता है, एक आपके पास क्वीन होता है, तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे किसी प्लेइंग कार्ड में, टोटल फेस कार्ड बताओ। इन एक कार्ड टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल फेस कार्ड आपके पास 12 होगा। क्योंकि पूरे फेस कार्ड में यदि बात करो तो टोटल कितने फेस कार्ड होंगे, टोटल 12 होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल किंग का बात करो, टोटल किंग कितना होगा, टोटल क्वीन की यदि बात करें, क्वीन कार्ड जिसपे होगा, क्वीन कितना होगा। टोटल जैक की बात करें, ये कितना होगा, ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। क्लियर है, ये भी 4 4 4 होंगे। एक चीज और बताओ, मैंने ऐसा बोल दिया, टोटल रेड कलर फेस कार्ड कितने होंगे, एक ये बता दो। एंड टोटल रेड कलर किंग बोलो या क्वीन बोलो या जैक बोलो, कितना होगा, ये आपका 6 होगा और ये आपका कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। यदि टोटल कार्ड की यदि बात है, टोटल किंग यदि 4 है तो 2 रेड का होगा, दो रेड कलर का होगा, 2 ब्लैक कलर का होगा। तो ये सब चीज एक आपको बेसिक पता होगा यदि आपने कभी ताश के बारे में, थोड़ा प्लेइंग कार्ड के बारे में आपने सीखा होगा। इसमें कितना भी बताऊं आपको थोड़ा सा कमी पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं अभी बताऊंगा। यहां तक नोट डाउन कर लो। चलो पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, 52 कार्ड्स जिसमें से डन है, क्वेश्चन लिखो। आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे, जिसमें से 2 कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट कर दिया गया। 2 कार्ड गॉट सेलेक्टेड रैंडमली what is the probability that cards are red or both are queen, रेड है या बोथ आर क्वीन, बताओ आंसर क्या होगा।
यहां पे और दिख रहा है क्या? तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालना है कि या तो रेड हो, दोनों के दोनों कैसा हो जाए, रेड हो जाए, या कैसा हो, वो दोनों के दोनों क्वीन हो जाए। दोनों का दोनों क्या हो जाए, रेड हो जाए, या दोनों का दोनों कैसा हो जाए, क्वीन हो जाए। यही आपको निकालना है, बोथ आर रेड और क्वीन, है ना। बताओ एक बार बताओ, बोथ आर रेड और क्वीन, तो क्या हो जाएगा? इसका जब हम लोग निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर रेड प्लस प्रोबेबिलिटी क्या होगा क्वीन का माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड क्वीन। क्योंकि यदि आपने यहां से रेड लिया होगा तो रेड में भी 2 क्वीन आया होगा, क्योंकि रेड कलर में कितने क्वीन होते हैं, 2 क्वीन होते हैं। यदि आपने क्वीन भी ले लिया, इसमें 4 क्वीन, मतलब 2 क्वीन आपका 2 बार आपने यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। नहीं, बस इतना ही थोड़ी होगा। इधर देखो, रेड कलर कितने होते हैं, रेड कलर आपका 26 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होते हैं, टोटल क्वीन आपके पास 4 होता है। रेड कलर का भी हो और एंड क्वीन भी हो, ये कितना होगा, रेड एंड क्वीन भी हो, रेड कलर का भी हो और क्वीन भी हो, इसका ये कितने होते हैं, रेड कलर के क्वीन कितने होते हैं? अरे रेड कलर का क्वीन बताओ कितना होगा, 2 होगा। बस कहानी खत्म है। इधर देखो, 26 कार्ड में से आपको कितना कार्ड चाहिए, 2 कार्ड चाहिए। आपको 2 ही कार्ड रैंडमली सिलेक्ट करने, तो 26 कार्ड में से 2 कार्ड को सिलेक्शन कैसे करोगे, 26 6 2 26 C2, ये आपका सिलेक्शन करने का तरीका हो गया। ये तो फेवरेबल केस हो गया। टोटल क्या होगा, टोटल आपके पास 52 कार्ड होते हैं। फिर करो प्लस, क्वीन की बात करें तो क्वीन आपके पास टोटल 4 है, 4 क्वीन में से आपको 2 ही चाहिए, और टोटल आपके पास 52 C2 हो जाएगा माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन लिखो। एक प्रोबेबिलिटी that the card is red color और किंग। ऑप्शन आपके पास है 1/26। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। क्या रेड कलर और किंग है ना? इन लोगों को दिख तो नहीं रहा है ना जो मैं लिख रहा हूं, किंग की बात कर रहे हैं। भाई एग्जाम में आएगा उसी टाइप का तो करवा रहे हैं ना, ज्यादा करवा के क्या करूंगा, सिलेबस इतना बड़ा है। बाकी लोग भी सॉल्व करो, सही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। उत्तेज आपसे सॉल्व नहीं हुआ क्या? हाँ सही है, सही है, आपका भी आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपके पास टोटल 12 बॉल है किसी बैग में, कैसे लिया गया है, चूज कैसे किया गया है 1 by 1।
इसमें आपके पास 3 है रेड कलर का बॉल, इस 12 बॉल को पुट इन ए बैग, इस बैग में डाल के मिला दिया, बैग में डाल के आपने मिला दिया। क्वेश्चन है 3 balls आर सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग, क्वेश्चन लिखो 3 balls आर selected from the bag one by one in succession विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार यदि आपने बॉल निकाले तो दोबारा से उसने अपने झोले में नहीं डाला है, विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ बॉल। तो पहला क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो पहला बॉल आपका आएगा, फर्स्ट बॉल आपका किस कलर का आ जाए, पहला बॉल आपका रेड कलर का आ जाए, दूसरा बॉल आपका ग्रीन कलर का आए और तीसरा बॉल आपका रेड कलर का आ जाए। इसका प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। आपके पास टोटल 12 बॉल है, इस 12 बॉल में से 3 बॉल आपका रेड है, 4 आपका ब्लू है, 5 आपके पास ग्रीन है। आप एक बॉल पहला निकाले तो पहला बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका कैसा हो, वो रेड कलर का हो। फिर आपने उसको दोबारा से बैग में नहीं रखा है, फिर अब उसमें से आपने ग्रीन बॉल निकाला कि ग्रीन बॉल कितने होंगे, उसका प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद तीसरा जो आपने बॉल देखा वो आपका रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। देखो पहले से लेके लास्ट तक जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। बताओ क्या आंसर होगा। What is the probability that first ball that you will draw is red and second one will be green and third one will be red? देखो टोटल 12 बॉल है, 12 बॉल में से पहला बॉल यदि आप रेड निकालना चाह रहे हो तो टोटल रेड बॉल आपके पास 3 है, तो 3 में से कोई ना कोई एक रेड बॉल निकल जाएगा, 3C1, इसको मैं 3 लिख रहा हूं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल आपके पास कितना है, 12 है। पहला काम हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा जो है यहां पे, दूसरा बॉल अपने को क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो दूसरा यदि हम लोग ग्रीन की बात करें तो ग्रीन बॉल अपने पास कितना है, 5 है। तो 5 में से कोई ना कोई एक बॉल आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे 12 करेंगे या 11 करेंगे, ये बताओ। यहां पे 12 होगा या 11 होगा, 11 होगा। क्यों, आपने पहला इस बॉल आपने जो रेड कलर का निकाल लिया है, अब उस झोले में जहां से आप ये ग्रीन निकाल रहे हो वहां पे 12 नहीं, वहां पे एक्चुअली कितना है, 11 बॉल ही है, 11 हो जाएगा इनटू तीसरा बॉल जो है बोला है, उसने बोला है कि तीसरा बॉल क्या निकलना चाहिए, रेड निकलना चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3/10 होगा या 2/10 होगा। यहां पे क्या होगा, अब देखो एक रेड बॉल तो ऑलरेडी निकल चुका है, अब कितना रेड बॉल बचा है, उस झोले में 2 ही रेड बॉल बचा है और 2 बॉल ऑलरेडी निकल चुका, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2/10। आई डोंट नो कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, इधर देखो, नहीं गलत है आपका, अच्छे से कैलकुलेट करो, इधर देखो, इधर देखो 5 इंटू 2 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कितना होता है, 132, ये आ रहा है। इसको फिर से फर्दर यदि मैं कट करूं तो 1 डिवाइडेड बाय 44, 1 डिवाइडेड बाय 44,
5/44 कैसे आ गया? आप नेहा एक बार चेक करो फिर से, सॉरी शिवानी एक बार फिर से चेक करो आप उसको। दूसरा लिखो, दूसरा क्वेश्चन है ऑल आर रेड, ऑल आर रेड, इसका बताओ। 3 बॉल आपने निकाला है, तीनों का तीनों रेड हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। एक बार थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। ऑल आर रेड का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? सेम है, आप एक बार यदि बॉल निकाल लिए बाहर, आप उसको दोबारा रखोगे नहीं। क्या आएगा आंसर इसका बताओ? ऑल आर रेड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1/4 देख लेते हैं। 3/12, एक बॉल आपने निकाल लिया है, यहां पे बचा 2, 2 डिवाइडेड बाई 11, फिर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा। कैलकुलेट करो। 1/4 कैसे आ गया जाएगा? 1/4 आ रहा है, इधर देखो। 3 इंटू 2 इंटू 6, ये 2 बचा। जल्दीबाजी में आंसर गलत दे दिया आपने, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 22। 1 डिवाइडेड बाय समझ में आ रहा है? तीसरा लिखो, नॉन आर रेड, इसका गलत मत देना, एक भी रेड नहीं है। नॉन आर रेड, एक भी रेड बॉल नहीं है, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? एक भी रेड बॉल नहीं है, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी आपको? देखो, एक भी रेड नहीं है, घर से निकाल के लेके आना, इसको घर से निकाल के ले आना, कल करूंगा इसको। क्लियर है? होमवर्क। रेड नहीं है तो रेड वाले को हटा दो, बाकी से निकाल लो। 9/12 आ जाएगा, ग्रीन आ जाए, ये आ जाए, टोटल आपके पास 9 बचा। 9/12 इंटू, फिर क्या बचा यहां पे? 8 क्या हो जाएगा? 11 इंटू 7/10, यही आएगा क्या? यही आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा यही आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके, बाकी इस पे 1-2 क्वेश्चन और बच्चा हम लोग कल वाले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप रिवीजन करके आना, बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एंड करें सेशन को। थैंक यू सो मच।